तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल के आगे। ठीक है, अभी तक अपन ने विद्युत विद्रोह को पढ़ लिया था, ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि इससे पहले के जो लेक्चर हैं वो पहले देख लें। अगर वो नहीं देखे या वो कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़े तो आपको समझने में समस्या हो सकती है। और अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में रखा है, समझ में आता है आपको, तो ये चीज़ें भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, थोड़ा उसका रिवीजन करना पड़ेगा अपने को। पिछली क्लास में अपन ने जाना था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। अब पीछे एक बार कैमरे में देख लूंगा सारी चीजें बढ़िया आ रही हैं कि नहीं। थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा। तो अपन ने क्या पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया था। अब उसके बारे में देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। हमारे पास दो आवेश होते हैं, एक को मैं प्लस क्यू बोल देता हूँ और एक को मैं माइनस क्यू बोल देता हूँ। और ये एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए होते हैं, जिसे मैं 2a बोल देता हूँ। ठीक है, और इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। और अपन ने क्या पढ़ा था, इसके अक्ष पर, यानी कुछ इस तरीके से मैं एक आवेश को रख लेता हूँ जिसे प्लस क्यू बोल देता हूँ। तो इसके अक्ष पर अगर कोई आवेश क्यू रखा हुआ है तो इसके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा, ये भी अपन ने कल के लेक्चर में देख लिया था, जो था F इज इक्वल टू 2kp और Q बटा R स्क्वायर। ठीक है, ये जो बल था ये इसके ऊपर लगने वाला था। अब अपन ने इस बल को निकाला कैसे था, तो इस बल को निकालने का अपने पास तरीका था कि ये जो माइनस क्यू है ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। ये जो माइनस क्यू है ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि माइनस प्लस को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसको मैंने बोल दिया था F1। और ये जो प्लस क्यू है ये इस आवेश को इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, इसको मैंने बोल दिया था F2। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया था। जब इन दोनों विद्युत बलों को जोड़ दिया जाएगा तो अपने पास टोटल बल जो इस आवेश के ऊपर लग रहा है वो निकल के आ जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर मैं इधर से 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ और इधर से भी 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, तो इस पर टोटल बल कितना लगेगा, तो दोनों को जोड़ दो, या फिर सामान्य भाषा में कहूँ तो दोनों को घटा दो, क्योंकि विपरीत बल हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये आवेश है, ये आवेश इसको अपनी ओर खींच रहा है और ये आवेश इसे दूर भगा रहा है। तो एक धक्का इधर की ओर लग रहा है, यानी एक बल इधर की ओर लग रहा है और एक बल इधर की ओर लग रहा है। टोटल कितना लग रहा है, तो जो बड़ा वाला बल है उसमें से छोटे वाले को घटा दो। अब बड़ा वाला बल कौन सा है, चूंकि माइनस क्यू इसके पास में है तो इधर वाला बल ज्यादा लग रहा होगा और उधर वाला बल कम लग रहा होगा, है ना। जैसे इधर मैं इस पर बल लगाऊं और इधर से 2 उंगलियों से थोड़ा सा बल लगाऊं तो ये वस्तु इधर की ओर जाएगी, क्योंकि इधर से मैं ज्यादा ताकत लगा रहा हूं इस वाले हाथ से, ना कि इस वाले हाथ से। तो जिधर से ताकत ज्यादा लगेगी उधर की ओर जो वस्तु है वो गति करेगी। तो वैसे ही ये आवेश है, इसके ऊपर चूंकि ये ज्यादा बल लगा रहा है इसीलिए ये इधर की ओर गति करेगी। ये कम लगा रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है, इन दोनों के बीच की दूरी कम है। तो ये मैंने कल के लेक्चर में आपको समझा दिया था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस बल की दिशा किधर की तरफ होगी, तो इस बल की दिशा को लिखने के लिए आप यहाँ पर लिख देना P कैप। P यहाँ पर क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। P यहाँ पर क्या होता है, अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और P की वैल्यू क्या बताई थी, एक आवेश ले लो इनमें से भी, Q आवेश ले लिया और दूरी ले लो, इनकी दूरी 2a है, उनका गुणा कर दो, आपके पास P निकल के आ जाएगा। P एक सदिश राशि है, तो P चूंकि एक सदिश राशि है तो इसमें दूरी की दिशा ली जाती है। दूरी किधर से किधर की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ये जो है इसकी दिशा ली जाती है, किसकी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। अब एक जरूरी चीज, इधर जो बल लग रहा है ये भी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही लग रहा है। तो मान लीजिए जो द्विध्रुव की दिशा होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, उसको अपन P कैप से दर्शा रहे हैं। एकांक सदिश होता है, इसके बारे में मैंने सदिश वाले चैप्टर में पढ़ाया था और वीडियो की लिंक भी मैंने डाली थी पिछली वीडियो के अंदर। तो ये P है अपना, यानी ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और इसकी दिशा अगर P कैप है तो ये जो बल लग रहा है इसकी दिशा भी P कैप ही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर P कैप की दिशा किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। और इस पर बल भी किधर लग रहा है, इधर की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, यानी इस साइड। और इस पर बल भी किस साइड लग रहा है, इस साइड। तो अगर अक्ष पर आप रखोगे
इस तरीके से अक्ष पर अगर आप किसी आवेश को रखोगे तो उस पर जो बल लगता है वो उसी दिशा में लगता है जिस तरफ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को अगर पी कैप मान रहे हैं तो इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा भी क्या होगी, पी कैप होगी। और इस पी का कुछ मान नहीं होता, मैंने क्या बताया, पी का मान क्या होता है, 1 होता है। हाँ, इसकी दिशा जरूर होती है जिस पर कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा, और अगर कोई सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैं करवा दूंगा। अभी आपको क्या समझना है, बल का सूत्र जो मैंने कल समझा दिया था, अगर आपसे दिशा पूछे कि इसकी दिशा क्या होगी तो यहाँ पर लगा देना पी कैप। पी कैप का अर्थ है जो पी की दिशा होगी, पी यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, वही बल की दिशा होगी। अब आप बोलोगे अगर मैं इस आवेश को इधर रख दूं तो, बात अक्ष की ही हो रही है ना, तो अक्ष क्या होता है, सीधी लाइन। तो अगर मैं इस आवेश को इधर रख दूं तो, इस प्लस क्यू आवेश को मैंने इधर रख दिया, तो भी तो ये सीधी लाइन के ऊपर ही है ना, तो भी तो ये सीधी लाइन के ऊपर ही है, अभी भी अक्ष पर है। तो क्या अभी भी इसकी जो दिशा होगी वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की तरफ होगी? हाँ बिल्कुल, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। अब इस पर प्लस क्यू इधर की ओर बल लगाएगा और माइनस क्यू अपनी ओर बल लगाएगा। अब चूंकि ये दोनों पास में हैं तो इधर लगने वाला बल ज्यादा होगा, इधर लगने वाला बल ज्यादा होगा, और चूंकि ये दोनों बहुत दूर है तो इधर लगने वाला बल कम होगा। समझ रहे हो ना, पास पास में है तो उधर दूर ज्यादा बल लगेगा, प्लस प्लस को उधर की ओर धकेलेगा, जैसे ये प्लस इसको इधर की ओर धकेल रहा था, माइनस से अपनी ओर खींचेगा, जैसे ये माइनस इसको अपनी ओर खींच रहा था। पर चूंकि पहले ये पास पास में थे तो इधर तेजी से खींच पा रहा था, और अभी ये दोनों पास पास में है तो तेजी से धकेल पाएगा। यानी अभी भी बल की दिशा किधर है, इधर की तरफ, इधर की तरफ। और यहाँ पर भी बल की दिशा किधर थी, इधर की तरफ। यानी जिधर पी की दिशा है, ये किसकी दिशा है, पी की, पी यानी द्विध्रुव आघूर्ण। तो जिधर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वही दिशा इसके बल के ऊपर लगने वाली है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि अच्छी स्थिति में जब आप निकालते हो तो दिशा किस तरफ होती है, पी वेक्टर की, पी कैप की तरफ, पी के एकांक सदिश की तरफ, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की तरफ। ठीक है, ज्यादा हैवी टर्म आपको याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य सी चीजें समझ लो, पी की तरफ यानी द्विध्रुव आघूर्ण की तरफ बल की दिशा होगी। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब जरूरी थोड़ी है कि आपसे यही पूछा जाए कि यहाँ पर बल कितना होगा। जैसे ये आर क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, बताया था मैंने आपको। तो जरूरी थोड़ी है, ये थोड़ी पूछा जाएगा कि आपसे कि द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र बिंदु से आर दूरी पर रखे आवेश पर कितना बल लगेगा। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आर दूरी पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे, वही तरीका जो मैंने बताया था। पहले इस पर लगा लो कि माइनस क्यू के कारण कितना विद्युत क्षेत्र है, फिर देख लो प्लस क्यू के कारण कितना विद्युत क्षेत्र है। अब चूंकि माइनस क्यू यहाँ पर पास में है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसमें से इधर वाले विद्युत क्षेत्र को घटा देना, और फिर आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र। जैसे बल लगाया है वैसे ही। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आप सभी जानते हो बल इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या होता है, बल बटा जो आवेश, क्यू आवेश जिस पर बल लग रहा है, क्यू आवेश, ई वेक्टर बराबर क्यू, 1/q लिख लेता हूं मैं इसको कुछ इस तरीके से। ठीक है, इनटू में क्या है, ये एफ है ऊपर, तो एफ की जगह पर क्या आ रहा है, 2kpq/r², और दिशा किधर है, जिधर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2kp/r² पी कैप। समझ में आ रहा है, एक बार देख लो, ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र निकल के आ गया। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, एक और बार इसको समझा दूंगा, चिंता मत करो, फिर निकालेंगे निरच्ची स्थिति में और आगे भी चीजों को देखेंगे। तो मेरे ख्याल से तो अभी सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो E = 2kp/r² निकल के आ गया। P ये खाली दिशा को बताता है, इसका कुछ मान नहीं होता। जैसे P की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, कभी न्यूमेरिकल आ जाए क्वेश्चन करने को और आपको दे दे कि P की जगह पर 4 है, तो P की जगह पर 4 लिख देना, क्वेश्चन को हल करो तब। लेकिन इसकी जगह पर कुछ मत लिखना, क्योंकि इसका मान 1 होता है। इसका परिमाण कितना होता है, कोई A है, A सदिश है और उसके ऊपर कैप लगा है, तो इसका परिमाण क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, इसका परिमाण 1 होगा। हाँ, ये दिशा है तो ये खाली दिशा बताने के काम करेगा। तो ये P की दिशा बता रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो -q से +q की तरफ है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। विद्युत क्षेत्र का सूत्र मैंने आपको बताया था, E = F/q। विद्युत क्षेत्र होता क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ पर एकांक आवेश अपन Q लेके चल रहे हैं, इस पर लगने वाला बल,
तो एफ बटा क्यू, और क्यू की वैल्यू तो ये नीचे अपने पास क्यू ही है, क्यू ही है। एफ की वैल्यू जो अपन ने निकाली थी 2 KP बटा आर स्क्वायर, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पर, आर स्क्वायर नहीं आर की घात 3 होता है, मिस्टेक हो गई है, भारी गलती हो गया हमसे, आर की घात 3 होता है, ठीक है। तो 2 KP बटा आर की घात 3, तो यहाँ पर एफ वेक्टर इसकी जगह पर लिख दो 2 KP बटा आर की घात 3, बल का मान यहाँ पर रख दिया, और क्यू मल्टीप्लाई में था 1 में वो लिख दिया, ठीक है। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 KP बटा आर की घात 3 पी वेक्टर। तो यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। तो ये निकल के आ गया अपना अच्छी स्थिति में, और इसको बाकायदा अपन पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अब मैं निकालने वाला हूँ निरच्ची स्थिति के अंदर। अच्छी स्थिति में आपने देख लिया, अब मैं निरच्ची स्थिति में निकालने वाला हूँ, ठीक है। फिर से अपने पास एक आवेश है प्लस क्यू और एक आवेश है माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी फिर से बहुत कम है 2a, ठीक है। और इनसे निरच्ची स्थिति में यानी ये ऊपर की तरफ ये, ठीक है, यहाँ पर आवेश रखा हुआ है क्यू। निरच्ची स्थिति यानी ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम फिजिक्स को 100 तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे 2 + 2 = क्या होता है, 4 होता है। जब बच्चा पढ़ता है तो उसे कैसे समझाया जाता है, 1 2, ये 2 हो गई, 1 और 2 ये 2 हो गई, तो गिनो 1 2 3 4, 4 हो गई। आप चाहो तो कर सकते हो, इसको 2 को लिख दो 1 और 1, 2 को लिख दो 1 और 1, और जोड़ के कितना कर दो 4। पर क्या हम इसे ऐसे हल करते हैं, नहीं, अब हम बड़े हो चुके हैं तो 2 और 2 4 हमारे लिए करना सरल होता है। ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो हम इसे नीचे लेके भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे लेके करने का तुक क्या बैठता है फालतू में। नीचे हमें नीचे देखने की वैसे ही आदत नहीं होती इस तरीके से सॉल्व करने की, तो वो मेथड जो इजी होगा वैसे करेंगे अपन, ठीक है। ऊपर रख के करते हैं। अब -q + q को अपनी ओर आकर्षित करेगा। पहले यहाँ से समझ लो, ये r दूरी पर स्थित है, ठीक है। -q + q को अपनी ओर आकर्षित करेगा इस तरीके से, और +q + q को अपने से प्रतिकर्षित करेगा इस तरीके से, ठीक है। माइनस को इधर रख दो, प्लस को इधर रख दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैंने अभी आपको करके भी बता दिया था, अब इसको इधर रख दिया था, इधर रख दिया था, क्या कोई फर्क पड़ा, दिशा वही रही जो पी वेक्टर यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा थी। तो +q उसको इधर की ओर प्रतिकर्षित कर रहा है और -q उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और यहाँ पर फिर मैं यहाँ से एक इस तरीके से लाइन बना लेता हूँ, ये इस तरीके से, ये 2a दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई a। इस बिंदु को मैं o बोल देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा हिंदी यहाँ पर नहीं लिखाऊंगा, नोट्स में मिल जाएगी हिंदी और पूरी डेफिनेशन वगैरह लगी, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फ्री है बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसके ऊपर इधर की ओर बल लग रहा है, और ये इसके ऊपर सॉरी -q इस पर अपनी ओर बल लगा रहा है, +q उस पर इधर की ओर बल लगा रहा है। अभी बल लगा के मैंने आपको पिछली बार सॉल्व करवा के बता दिया। अब विद्युत क्षेत्र से कैसे सॉल्व करना है वो मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि इस +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया गया कि द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरच्चीय स्थिति में जो विद्युत आवेश होता, विद्युत क्षेत्र होता है, उसकी मात्रा बताइए। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बल निकाल के बताया था, इस क्लास में मैं विद्युत क्षेत्र निकाल के बता देता हूँ। बल को अपन F लेके चल रहे थे, इस कारण इसे E लेके चलेंगे, ठीक है। तो -q इसे अपनी ओर जो आकर्षित करेगा, अपनी ओर विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा, वो E1 है, और +q उधर की ओर विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा, वो E2 है, ठीक है। अब मैं विद्युत क्षेत्र लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे खींच लेता हूँ, जैसे ये एक लाइन है, ऐसे ही एक लाइन मैं यहाँ से इस तरीके से खींच लेता हूँ। यहाँ पर मान लेता हूँ थीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी कोण कितना बनेगा, थीटा कोण बनेगा, ठीक है। क्योंकि एक ऐसे है और एक ऐसे है, इस तरीके से हैं दोनों, गौर से देखो। अगर मैं बीच में से ऐसे लाइन बांट दूं तो जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो E1 नीचे की तरफ है और E2 इधर की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा बीच से वो कितना होगा, दोनों का इक्वल होगा, E1 और E2।
अब E1 का मैं एक घटक इधर की ओर ले लेता हूँ, तो थीटा की तरफ घटक लेते हो तो कॉस थीटा निकल के आता है, तो इधर आ गया E1 कॉस थीटा, और एक घटक उसके लंबवत निकल के आता है इस तरीके से, जो कि निकल के आ गया E1 साइन थीटा। ठीक है, जैसे मेरे पास ये मान के चलिए एक वेक्टर है A, और ये यहाँ से थीटा कोण बना रहा है, ये वेक्टर A है ना, ये इधर से थीटा कोण बना रहा है, तो इसका अगर मैं इसकी तरफ घटक लूंगा तो निकल के आएगा A कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ घटक लूंगा तो निकल के आएगा A साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से चलता है, सदस्य में मैंने ये चीजें पढ़ा रखी हैं। तो यहाँ पर E1 लग रहा था, इसका थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो थीटा की तरफ घटक लिया तो E1 कॉस थीटा निकल के आ गया, और थीटा के विपरीत घटक लिया तो E2 साइन थीटा निकल के आ गया। थीटा की तरफ कॉस थीटा और थीटा की तरफ विपरीत साइन थीटा, तो ये E1 है, E1 कॉस थीटा, और ये E1 है। ठीक है, गलती से 2 लिख दिया मैंने, ये भी E1 ही है, E1 लेके चलो, E1 साइन थीटा, थीटा की तरफ कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाले को ले लो, E2 का थीटा की तरफ घटक लोगे तो E2 कॉस थीटा निकल के आ जाएगा, और विपरीत लोगे थीटा के इस तरीके से तो निकल के आ जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है, इतना चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है ये। इधर की तरफ E1 है, थीटा की तरफ E1 कॉस थीटा और विपरीत में साइन थीटा, इधर E2 है, थीटा की तरफ कॉस थीटा, विपरीत में साइन थीटा। अब चूंकि ये क्यू आवेश है और ये क्यू आवेश है, दोनों बराबर हैं, यहाँ से यहाँ तक की दोनों की दूरी भी बराबर है, क्योंकि ये यहाँ से इतना दूर है उतना ही दूर ये यहाँ से है। ऐसा थोड़ी है कि ये बड़ी हो ये छोटी हो, दोनों बराबर है ना, इक्वल है। तो चूंकि इक्वल है तो यहाँ की दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होगी। दूरी को निकाल भी लेते हैं, आपने त्रिभुज का एक सूत्र पढ़ा होगा कि ये दूरी अगर आपके पास r है मान लीजिए, और ये आपके पास a है, तो कर्ण क्या होगा, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, यही होता है ना सूत्र, कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण के स्क्वायर को आप इधर पहुंचा दीजिए तो अंडर रूट में बंद हो जाता है। तो ठीक वैसे ही अगर आपकी लंबाई r है और चौड़ा आधार जो है a है, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण बराबर अंडर रूट के लंब का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये बन गया ना, ये लंबाई दे रखी है r और ये दे रखा है अपने पास आधार a, ये क्या है a लिखा है ना, और ये कितनी है r है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर यानी प्लस के a का स्क्वायर। बेसिक सा मैथ है, और चूंकि ये इतना है इतना ये है तो यहाँ पर भी सेम चीज लिख दो, r स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर, वरना करके देख लो, ये रही लंबाई तो लंबाई का स्क्वायर बटे a प्लस के a का स्क्वायर और अंडर रूट लगा दो। इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, 8वीं के गणित में पढ़ाते हैं, 9वीं के में पढ़ा, 10वीं के में भी पढ़ाते हैं, तो ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी देख लो। इस तरीके से कोई बनी हो एक लंबी रेखा और इसे आधार बना हो, तो कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी रेखा कितनी होती है, इन दोनों का वर्ग कर दो, कर दिया, उनको जोड़ दो और अंडर रूट लगा दो। तो ऐसी लंबाई r थी, बटे में a था, ये सॉरी आधार में a था, दोनों को जोड़ दो वर्ग करके और अंडर रूट लगा दो, जो कि अपन ने लगा दिया। अब यहाँ पर देखो ये दूरी समान है दोनों आवेशों की, तो दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बल भी समान होगा, होगा कि नहीं। देखो ये क्यू आवेश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, क्यू आवेश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी समान है। ठीक है, दोनों आवेश समान है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। तो बल का सूत्र क्या बताया था मैंने, बल का नहीं देखना तो आप विद्युत क्षेत्र का ही सूत्र देख लो। विद्युत क्षेत्र का क्या सूत्र बताया था मैंने, E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र मैंने आपको बताया था, यानी इसमें एक तो आवेश आता है, एक दूरी आती है। चूंकि दोनों आवेश भी समान है और दोनों की दूरी भी समान है, तो विद्युत क्षेत्र भी दोनों का समान होगा। और बल में क्या आता है, बल के सूत्र में अगर आपको बल निकालने को बोल दे, यहाँ पर मैंने ई लेके चल रहा हूँ, बल हो बल निकालने को बोले तो ई की जगह एफ लेके चलना। एफ का सूत्र क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बटा आर स्क्वायर। ये होता है क्यू आवेश दोनों समान है और क्यू आवेश ये भी समान है, बस एक प्लस का एक माइनस का है, उससे अपने को क्या करना, दिशा तो अपन लेके चल रहे हैं ना पहले से, है ना। तो यहाँ पर माइनस और प्लस रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, माइनस और प्लस अपन तब रखते जब यहाँ पर अपन दिशा लेके नहीं चलते, जब दिशा लेके चलना है तो माइनस प्लस रखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अपन ने पहले ही ले लिया, ये नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ है ना।
अगर अपन नीचे और ऊपर की तरफ नहीं लेके चलते तो माइनस और प्लस ले लेते, क्योंकि माइनस और प्लस दिशा बताने का काम करते हैं, और दिशा जब अपन ने पहले ही ले ली तो फिर क्या जरूरत है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं कह रहा हूँ मैं 40 रुपये हार गया, 40 रुपये जीत गया। अब जब मैं ये नहीं कहता कि 40 रुपये हार गया तो मैं लिख देता था कि माइनस के 40 और प्लस के 40, मेरे पास 0 रुपये बचे। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं 40 हारे में जा रहा हूँ और 40 रुपये जीत में जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप पहले ही समझ के 40 हार 40 जीत, यानी मैं कुछ भी नहीं जीता, 40 जीता तो 40 हार भी गया, मेरे पास 0 रुपया है। तो जब मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो उसे मुझे गणित में दर्शाने की जरूरत पड़ती है, पर जो चीज़ मैंने पहले से ही एक्सप्लेन कर रखी है, इसकी दिशा ऊपर बना रखी है, उसकी नीचे बना रखी है, तो पर यहाँ पर माइनस प्लस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये और ये आवेश बराबर होते हैं, कल ही समझाया था। तो आप एक चीज तो आप समझ जाना चाहिए आपको कि जो निरक्षीय स्थिति है, जो निरक्षीय स्थिति है उस पर जो लगने वाला टोटल विद्युत क्षेत्र है, बल बोल दो या विद्युत क्षेत्र बोल दो, क्या है? शून्य है। शून्य कैसे है? क्योंकि नीचे की तरफ क्या लग रहा है? E1 साइन थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? E2 साइन थीटा। और E1 देखो, अब बहुत बढ़िया तरीके से करवा देता हूं, मैं सॉल्व भी करवा देता हूं। टोटल बल कितना लग रहा है? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, या छोटे में से बड़े वाले को घटा दो, जो भी करना है वो कर लो। पहले लिख देता हूं मैं E2 साइन थीटा, फिर लिख देता हूं मैं E1 साइन थीटा। अब चूंकि मैं इस पर इधर की ओर धक्का दे रहा हूँ, इधर की ओर धक्का दे रहा हूँ, तो जुड़ेंगे तो नहीं, घटेंगे, है ना। अगर मैं एक गाड़ी को आगे लगाऊं 50 न्यूटन से, वो आगे जाएगी। इधर से भी 50 लगा रहा हूँ, उधर से भी 50 लगा रहा हूँ, तो टोटल बल उस पर कितना लग रहा है? इधर से 50, उधर से 50, 50 में से 50 गए तो 0 लग रहा है। तो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये जुड़ेंगे नहीं, जैसे एक गाड़ी रखी होती, एक ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, एक नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, तो धक्का जुड़ते नहीं, घट जाते। वो ऊपर से कितने से धकेल रहा है और ये नीचे से कितने से धकेल रहा है, उसको घटा देते। जैसे मान के चलिए ये वस्तु है, ये 50 न्यूटन का बल नीचे की तरफ लगा रहा है, ये 20 न्यूटन का बल नीचे की तरफ ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो 50 और 20 60 का बल नहीं लग रहा। 50 में से 20 को घटाओ, 30 का बल लग रहा है नीचे की तरफ। इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। क्योंकि इतना आपकी समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि दिशा विपरीत है तो जुड़ते नहीं, घटते हैं। दिशा विपरीत है तो इनको घटा दो। अब चूंकि E1 और E2 विद्युत क्षेत्र है, Q आवेश भी सेम है, इनके बीच की दूरी भी सेम है, तो E2 और E1 ये दोनों सेम ही होंगे। तो E2 और E1 की जगह खाली E लिख दो, E साइन थीटा माइनस E साइन थीटा, क्योंकि E2 इज इक्वल टू E1 हम सभी जानते हैं। E2 और E1 एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इन दोनों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये दोनों बराबर है, दूरी बराबर है, तो विद्युत भी बराबर होगा। तो E से E कट गया, E साइन थीटा में से E साइन थीटा गया तो 0 बचा। तो यहाँ पर कितना हो गया? टोटल 0 हो गया। अब टोटल बल इधर लग रहा है, E1 cos थीटा भी इधर है, E2 cos थीटा भी इधर है, तो इधर जुड़ जाएंगे। इधर चूंकि दिशा विपरीत थी तो घट गए, इधर चूंकि दिशा समान है तो जुड़ जाएंगे। तो E cos थीटा, E1 cos थीटा, सॉरी ये गीला है थोड़ा तो मैं इधर करवा देता हूँ, देख लो। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? मैंने अभी बताया, दोनों की दिशा एक तरफ है, दिशा विपरीत होती है तो घटा दिखते हैं। तो इधर देखो E1 cos थीटा E2 cos थीटा जुड़ेंगे। E1 और E2 बराबर हैं तो इनको बार बार E1 E cos थीटा E cos थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। E1 E2 लिखने की बजाय E ही लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो E cos थीटा कितने हो गए? 2E cos थीटा, है ना। थ्योरी आपको नोट्स में लिखी मिल जाएगी, 2E cos थीटा। 2 विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? K कैपिटल Q बटा R स्क्वायर, सॉरी हाँ R स्क्वायर सही है, और cos थीटा, यही होता है। हाँ ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र हो गया। अब R यहाँ पर अपने को दूरी लेके चलनी है। दूरी कितनी है? यहाँ पर दूरी है रूट के R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दूरी ली जाती है ना, कि जैसे अपन निकाल रहे हैं Q आवेश के कारण, तो Q आवेश के कारण यहाँ से यहाँ तक की दूरी रूट के R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, Q आवेश के कारण यहाँ से यहाँ तक की दूरी रूट के R स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर। तो यहाँ पर जो R स्क्वायर है इसको R स्क्वायर ना लेकर रूट के R स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर लेंगे, ठीक है। दोबारा समझ लो, इधर लगने वाले को अपन जोड़ रहे हैं। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को जोड़ दिया, 2E cos थीटा आ गया। चूंकि E1 और E2 बराबर हैं,
E1 और E2 बराबर हैं, तो E1 और E2 लिखने की बजाय मैंने E और E ही लिख दिया। जब एक जैसी चीज़ों को बार बार जोड़ते हो तो 2 का गुणा हो जाता है। जैसे 8 को अगर आप 8 में जोड़ोगे तो 8 में 2 का गुणा हो जाएगा और 16 आएगा, और 8 और 8 कितना होता है 16। तो ऐसे 20 और 20 को जोड़ेगा 40, तो 20 का 2 में गुणा कर दोगे 40। एक ही संख्याओं को 2 बार जोड़ते हो तो 2 का गुणा हो जाता है। ई कॉस थीटा जोड़ेगा तो 2 ई कॉस थीटा आ जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों बराबर है। इन्हीं को ई माना था ना, E1 और E2 बराबर थे, तो दोनों को अपन ने क्या मान लिया था, E मान लिया था, अभी बताया था। और E विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, K इंटू क्यू, क्यू जिस आवेश के कारण वो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, बटे दूरी जहां पर क्रिएट हो रहा है। तो दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, रूट के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके कारण ले लो तो इसकी भी दूरी वही है, तभी तो विद्युत क्षेत्र समान हुए। तो दूरी लिख दी रूट के आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। अब इसको आगे करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो 2 के कैपिटल क्यू और यहाँ पर है कॉस थीटा, और दूरी का यहाँ पर वर्ग होता है, तो रूट के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वर्ग कर दिया तो रूट हट जाता है, आप सभी जानते हो। बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। टू के क्यू कॉस थीटा। हम सभी जानते हैं ए स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है, बीच की दूरी इंटू आवेश। सो भैया यार सॉरी लाइट चली गई, तो अब आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अभी तक अपना ई नेट इज इक्वल टू 2 के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा निकल के आ चुका था, ठीक है। आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी होगी और उसमें आपको पता होगा कि जो कॉस थीटा होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है, ए बटा के, है ना। और इसका एक सूत्र होता है याद करने का, साइन कॉस टेन लाल बटा कक्का, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जिसमें ऐसे कॉस का निकालना है, तो ये कॉस का लिखा हुआ है बीच का, आधार बटा कर्ण, ए फोर आधार के फोर कर्ण, ठीक है, एल फोर लंब ए फोर आधार के फोर कर्ण। तो लाल बटा कक्का, साइन थीटा का निकालना है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का निकालना है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का निकालना है लंब बटा आधार। चूंकि अपने को अभी कॉस थीटा की ही जरूरत है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर क्या है अपना, 2 है, के है, क्यू है और आर स्क्वायर है। कॉस थीटा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, चूंकि यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा ही बनेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके की कोई कंडीशन बनी होती है ये जेड टाइप में, तो जो एंगल यहाँ पर बन रहा होता है सेम एंगल यहाँ पर बनता है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा। तो चूंकि यहाँ पर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, ये तिरछी लाइन है और ये भी तिरछी लाइन है। तो यहाँ पर अगर थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी डेफिनेटली जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा। और चूंकि ये जो दूरी है ये प्लस क्यू आवेश की यहाँ से यहाँ तक की वो अपन ने आर ली थी, और ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, टोटल दूरी अपन ने कितनी ली थी, 2a ली थी। तो अपन क्या निकालना है, केवल इतने के लिए निकालना है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का a, तो आधार आ गया a बटे कर्ण। कर्ण यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या निकली थी, लंब का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर प्लस के कर्ण का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो कर्ण क्या है, रूट के आर स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर, ठीक है, 2 के क्यू आर स्क्वायर। आप सभी जानते हो ए स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो इसको नेगलेक्ट कर दो, 0 मान लो, इंटू ए बटा अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, आप सभी जानते हो, तो आर खाली बाहर आ गया, चूंकि आर स्क्वायर था ऊपर अंडर रूट था, है ना। और अंडर रूट थे जो स्क्वायर है वो कट जाता है, क्योंकि बेसिकली मान लीजिए कोई ए है और उसके ऊपर घात है 1/2, तो अंडर रूट किसी भी वस्तु के ऊपर लगा हुआ होता है उसका मतलब होता है 1/2, और किसी वस्तु पर स्क्वायर भी लगा हुआ है तो घात के ऊपर घात का गुणा होता है, तो 2 का 1/2 में गुणा करोगे आप तो 1 ही निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया कि जो अंडर रूट होता है वो स्क्वायर से कट जाता है। जैसे आर का स्क्वायर था यहाँ पर, जैसे ए का स्क्वायर यहाँ पर था, चूंकि यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ था, यहाँ पर 1/2 लिखा है। अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है, 1/2। अब घात का घात में गुणा किया, 1/2 का 2 में गुणा किया तो क्या निकल के आया, 1। किसी की भी घात 1 ही होता है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, इतना आप याद रख लेना अगर समझ में नहीं आए तो। 2a और q
2a दूरी हो गई, q आवेश हो गया। दूरी और आवेश का जो गुणनफल होता है वो p कहलाता है, आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर k को छोड़ दूं, 2qa, इसकी जगह पर मैंने खाली p लिख दिया आर स्क्वायर का, r में गुणा किया तो r की घात 3 निकल के आ गया। तो ये निकल के आ गया विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इतना ही कवर करेंगे और ज़्यादा अपन आज कवर नहीं कर सकते क्योंकि लाइट वगैरह अपने पास है नहीं। अच्छा, बल और पूछ लिए तो बल कैसे निकालना है। बल इक्वल टू क्या होता है, चूंकि E इक्वल टू क्या होता है, एफ बटा क्यू। E इक्वल टू आप सभी जानते हो एफ बटा क्यू होता है। तो एफ इक्वल टू क्या निकल के आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। एफ इक्वल टू क्या निकल के आया, E इंटू क्यू। ठीक है, तो जो E है वो है के पी बटा आर क्यू, के पी बटा आर क्यू, और इनटू में क्यू यानी आवेश। तो बल किस पर लग रहा है, ये क्यू आवेश पर लग रहा है, तो क्यू आवेश का गुणा कर दो। तो 2p बटा आर की 3, आर की घात 3, ये अपना बल निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया। कल जो स्टार्ट करेंगे तो इस पोर्शन को भी मैं थोड़ा सा एक बार और समझा दूंगा फटाफट जल्दबाजी में, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है।